सभी छात्र छात्राओं को और टीचर्स को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। हमारे 5वें दिन के वीडियो में हम सीख रहे थे मॉडल्स और मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट तक वहाँ बता दिया था और उसके आगे के जो मॉडल्स हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको एक वाक्य बनाना सिखाऊंगा जिसे आप चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। तो आज हम 2 काम एक साथ कर रहे हैं। वो 2 काम क्या है? आज हम ऐसे वाक्य हिंदी के जो चाहिए पर खत्म हो जाते हैं उनको बनाना सीख रहे हैं। साथ साथ हम अपने अगले मॉडल्स शुड, मस्ट और ऑट टू इनके प्रयोग को भी सीखने जा रहे हैं। अब चलते हैं हम पहले ट्रांसलेशन मेथड पर कि आपको चाहिए वाले वाक्य कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी चाहिए वाला वाक्य दिमाग में लाते हैं, हिंदी का सोचते हैं, सुनते हैं, तो आपको एनालाइज करना है। ये एनालाइज करना है कि आपका वाक्य चाहिए पर खत्म है और उसके पहले क्रिया जुड़ी है या कोई अन्य शब्द जुड़े हैं। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्रिया का मतलब होता है एक्शन। एक्शन यानी होता है क्रिया। जितने भी काम हम करते हैं वो सब वर्ब्स कहलाते हैं। क्रिया मतलब आना, जाना, खाना, पीना, बोलना, बताना, बैठना, उठना, ये सब क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर मैंने कहा चॉक, तो चॉक क्रिया नहीं है। ठीक है, लिखना क्या है? क्रिया है। चॉक क्या है? एक नाउन है। तो जब भी हमें चाहिए शब्द के पहले क्रिया मिलती है तब क्या करना, ध्यान दीजिए। तब आपको कुछ नहीं, एक छोटी सी अंग्रेजी की संरचना का यूज करना है और वह वाक्य आपको मॉडल से बनाना है। ठीक है, उसमें क्या करना है? आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर शुड लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। कौन से वाक्यों में? जब चाहिए के पहले क्रिया है। देखिए वाक्य लिखा है मुझे पढ़ना चाहिए। देखिए चाहिए के पहले क्या लिखा है? क्रिया। और जब चाहिए के पहले क्रिया लिखी होगी तब हमें इसमें शुड लगाना है। आगे दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ पर लिखा है मुझे पानी चाहिए। अब चाहिए के पहले क्या लिखा? पानी। और पानी पीना, पीना क्रिया है, पानी क्रिया नहीं है, यानी ये अन्य शब्द आ गया। अन्य शब्द आ गया तो अब हमें स्ट्रक्चर यूज करना है। क्या? शुड, सब्जेक्ट, फिर वांट या वांट की जगह आप नीड भी लगा सकते हैं। इन दोनों वर्णों का अर्थ होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना। ठीक है, जरूरत उर्दू का शब्द है। तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वांट लगाएंगे या नीड लगाएंगे और फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जबकि आपको चाहिए के पहले क्या नहीं मिले? क्रिया। बस इतने 2 बातें आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या रखना है कि चाहिए के पहले क्या जुड़ा है। जैसे जुड़ा है मुझे पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसके अंग्रेजी चाहिए वाले वाक्यों का कर्ता जब भी आपको निकालना हो तो आप पूछेंगे किससे। लास्ट में जब आप वाक्यों से पूछेंगे, वाक्य में पूछेंगे किसे, तो आपको कर्ता मिल जाएगा। जैसे मैंने पूछा मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए किसे? आ गया मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे? आई। आई के बाद क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे और शुड के बाद हम लिख देंगे पढ़ना को हम कहते हैं स्टडी और हमारा वाक्य बन गया आई शुड स्टडी। अब थोड़े से वाक्य हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब हमारे दिमाग में आया कि हमें ठीक बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए तो किसे करना चाहिए? हमें को अपन क्या कहते हैं? वी। और वी के बाद हम क्या लगा देंगे? शुड। क्यों लगा देंगे शुड? इसलिए लगा देंगे क्योंकि आदर करना चाहिए के पहले क्या है? आदर करना। और आदर करना क्या है? एक क्रिया। तो हम क्रिया को लिख देंगे रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी ऑर्डर, आदर करना। हमारा बात बन गया वी शुड रिस्पेक्ट ठीक बड़ों का, एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। एल्डर्स मतलब होते हैं बड़े। ठीक है, यंगर्स मतलब छोटे। जो उम्र में छोटे हों उनको यंगर कहते हैं, जो उम्र में बड़े हों उन्हें एल्डर कहते हैं। बिग और स्मॉल नहीं कहते। हमारे 2 वाक्य देखिए कितनी आसानी से बन गए। आई शुड स्टडी यानी मुझे पढ़ना चाहिए और वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स यानी हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब आइए इधर, ये दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन क्या है? मुझे पानी पीना, मुझे पानी चाहिए। पीना चाहिए नहीं, मुझे पानी चाहिए। चाहिए के पहले अपने दिमाग में अपन क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। चाहिए के पहले क्या लगा है? वर्ब बस ना हो। वर्ब होगी तो वाक्य शुड से बनेगा, वर्ब नहीं होगी तो वाक्य वांट से बनेगा। बस शुड और वांट ये 2 दिमाग में रखना। तो चाहिए वाले कोई भी वाक्य क्लिक करके आप चुटकियों में बना सकते हैं बिना टेंस और बिना टेंशन के। लिखा है मुझे पानी चाहिए। किसे चाहिए भाई? कर्ता निकालना हो तो चाहिए वाले वाक्यों का कर्ता कैसे निकलता है? किसे शब्द से, लास्ट में लगाइए। और मुझे पानी चाहिए किसे चाहिए? मुझे। मुझे मतलब क्या हो गया? आई। अब ध्यान दीजिए, आप पढ़ते हैं आई मतलब मैं, है ना? तो
आपको मैं बता दूं कि जो प्रोनाउन होते हैं मैंने आपको बताए थे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इट का प्रयोग किया जाता है निर्जीव के लिए, इसलिए उसे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो अब मैंने ये क्यों लिखे? आप लोग आज से एक नियम बना लेंगे कि अब आप आई का अर्थ क्या पढ़ेंगे? मैं, ठीक है, और दूसरा अर्थ आई का क्या पढ़ेंगे? मुझे। लेकिन आप कहेंगे सर मुझे का अर्थ तो मी होता है, हमने तो मी सीखा है स्कूलों में, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, माई है मेरा। आपने बिल्कुल सही सीखा है, लेकिन आई का मतलब हर जगह अलग अलग कर्ता के रूप में अलग अलग होता है। आई में भी होता है, आई मुझे भी होता है, और आई का मतलब मैंने भी होता है। तो आज से आप सभी प्रोनाउन के कितने मतलब याद रखेंगे? 3। कर्ता के रूप में यदि आपको ये प्रोनाउन मिले तो ये 3 अर्थ देते हैं। जैसे आई मतलब मैं, आई मतलब मैंने, आई मतलब मुझे, वी मतलब हम, फिर उसका दूसरा मतलब हमें, तीसरा मतलब हमने, यू का मतलब तुम, दूसरा मतलब तुमने, और तीसरा मतलब तुम्हें। जब जब आपको शुड या वांट के पहले ये प्रोनाउन मिलते हैं तो इनके आपको अर्थ लगाना है क्या? मुझे, हमें, तुम्हें, उन्हें, ही मतलब वह नहीं, ही मतलब उसे, ठीक है। वांट और शुड के साथ जब ये प्रोनाउन जुड़े हों तो यह अपने मूल अर्थ नहीं देते, इनके ऑब्जेक्टिव जो अर्थ होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो अब हमें यहाँ लिखा है मुझे पानी चाहिए, मैंने लिखा किसे चाहिए, तो किसे का है अर्थ मुझे। अब मुझे की इंग्लिश आपके दिमाग में मी आती है, मी नहीं लिखना है, आई लिखना है, और आई के बाद क्या लगा देना है? वांट, और फिर क्या लगा देना है आपको? वाटर, ठीक है। और हमारा वाक्य बन गया आई वांट वाटर। और इस प्रकार से हमने आसानी से चाहिए वाले दोनों तरह के वाक्य बना लिए। आप सुनिए, मुझे सुनकर के लिखिए अच्छे से। क्या लिखना है आपको? आपको ये लिखना है कि चाहिए वाले वाक्य कैसे बनते हैं। चाहिए वाले वाक्यों को बनाने के लिए, ठीक है, हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। फिर से सुन लीजिए, शुड का तरीका और वांट का तरीका। शुड कब? जब क्रिया के साथ चाहिए है। वांट कब? जब क्रिया के साथ ना है। अब हजारों एग्जांपल मैं बोलकर आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि रवि को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब आपको इसको बात को ट्रांसलेट करना बिना पेन कागज के, तो आप अपना कौन सा कॉन्सेप्ट लाएंगे? चाहिए वाली मेथड वाला। इसको कहते हैं चाहिए वाली मेथड। मतलब होती नहीं इंग्लिश में, किताबों में नहीं है, ये मेरे कॉन्सेप्ट है। चाहिए वाला वाक्य, ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले देखो, रवि को इंग्लिश सीखनी चाहिए, सीखना चाहिए, तो चाहिए में क्रिया जुड़ी, यानी वाक्य शुड से बनेगा। अब किसे सीखनी चाहिए? रवि, तो रवि और शुड, ये 2 चीजें जुड़वा ली, सीखना को कहते हैं लर्न। रवि शुड लर्न इंग्लिश, रवि शुड लर्न इंग्लिश। अब मैंने कहा रवि को मोबाइल चाहिए, अब हमने फिर चाहिए पर बात का गया, किसे चाहिए? रवि को, करता रवि आ गया। अब बताओ वांट लगेगा कि शुड? क्या लगेगा? अब लगेगा वांट। अब शुड नहीं आ सकता, अब आएगा वांट या नीड आएगा। रवि वांट मोबाइल। अब रवि वांट मोबाइल कहना ग्रामर की दृष्टि से थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रवि एक वचन करता है और वांट एक वचन क्रिया नहीं है, बहुवचन क्रिया है। तो वांट को अपन को एक वचन बनाना है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब क्रियाओं को एक वचन बनाना हो तो उसमें एस एस लगा दो तो एक वचन बन जाती है। तो सही वाक्य क्या होगा? रवि वांट्स मोबाइल, रवि नीड्स मोबाइल। क्लियर है? तो चाहिए वाले वाक्यों को इस तरीके से आप हैंडल करते रहेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री को गरीबों को सहायता देना चाहिए। प्रधानमंत्री को गरीबों को सहायता देना चाहिए। किसे देना चाहिए? प्रधानमंत्री को। तो अब हमारा कर्ता क्या हो जाएगा? कर्ता हमारा हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। मैंने शॉर्ट लिख दिया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अब शुड आएगा कि वह शुड आएगा निश्चित रूप से। प्राइम मिनिस्टर शुड हेल्प, हेल्प मतलब होता मदद करना। प्राइम मिनिस्टर शुड हेल्प द पुअर्स, यानी हमारा वाक्य हो गया कि प्रधानमंत्री को, ठीक, गरीबों की मदद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर गरीबों की मदद करना चाहिए प्रधानमंत्री को, तो जब हमें इंग्लिश में सुनने मिलेगा तो हम हिंदी लगा देंगे कि यहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री को गरीबों की मदद करना चाहिए। अब मैंने कहा कि भाई, अगला हमने सेंटेंस बोला कि मुझे आपकी साइकिल चाहिए, मुझे आपकी साइकिल चाहिए थोड़ी देर के लिए। अब यह बात देखो, चाहिए के पहले क्या लिखा है? साइकिल। साइकिल क्रिया नहीं है, तो क्या करेंगे? मुझे मतलब आई, और आई के बाद क्या लगा देंगे? वांट। तो क्या तुम्हारी मतलब यू, और बाईसाइकिल मतलब बाईसाइकिल, साइकिल। आई वांट योर बाईसाइकिल फॉर अ लिटिल टाइम, फॉर अ लिटिल टाइम। ये
तो इस प्रकार से हम वाक्य बना लेते हैं, कौन से, जो चाहिए पर खत्म होते हैं। अब आती है दूसरी सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी पर अब आती है बात कि भाई ऐसा तो नहीं है पॉजिटिव बनते रहेंगे, इनके नेगेटिव भी बनेंगे। जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यह वाक्य वांट से बनेगा कि शुड से? अब कैसे निकालेंगे? चाहिए के पहले क्या लिखा? कुछ नहीं, और कुछ नहीं क्रिया नहीं है, यानी हमारे ये भाई साहब काम करेंगे, ये तो काम करेंगे, लेकिन अब इसमें नहीं शब्द जुड़ा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको वांट और नीड वाले वाक्यों का नेगेटिव बनाना हो तो आप डू या डज नॉट का यूज करके, ठीक है, वाक्य को नेगेटिव करेंगे। और अगर इन साहब का बनाना है तो आपको कुछ नहीं, इस शुड के बाद क्या लगा देना है? नॉट, और शुड के बाद नॉट लगेगा तो आपका वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये लिखा हमने आई, और आई के बाद लिखा डोंट, ठीक है। आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, हमने बताया था। डू नॉट और डज नॉट दो गोलियां होती हैं। डू नॉट की गोली कौन खाता है? आई, वी, यू, दे। और डज नॉट की गोली कौन खाता है? ही, शी, और कोई एक वचन करता नाम में हो। इतनी सी बात है। तो आई डू नॉट, अब आप चाहे तो नीड लगा लो तो नीड लगा लो। आई डू नॉट नीड एनीथिंग। अब आप यहाँ पर एनीथिंग का प्रयोग कर देंगे, नथिंग का भी कर सकते हैं, लेकिन नथिंग आएगा तो आपको डू नॉट निकालना पड़ेगा। देखिए आसानी से बन गया, आई डू नॉट नीड एनीथिंग। अब आप कहीं से डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका? डू नॉट का। और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या है? डोंट। तो आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ नेगेटिव देखिए, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? जैसे तुम्हें, ठीक, गाली नहीं देना चाहिए, या मैंने लिखा कि कल्लू को गाली नहीं देना चाहिए, कल्लू को गाली नहीं देना चाहिए। तो कौन, किसे गाली देना नहीं, किसे नहीं देना चाहिए गाली? कल्लू को। तो कल्लू, और फिर क्या आ जाएगा? शुड। अभी मैं ought to और must to भी बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कल्लू शुड नॉट एब्यूज, यहाँ पर एब्यूज मतलब होता है गाली देना, ठीक है। तो कल्लू शुड नॉट एब्यूज यानी कल्लू को गाली नहीं देना चाहिए। मनीष को क्लास नहीं पढ़ाना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता है। मनीष को क्लास नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मनीष शुड नॉट, पढ़ाना मतलब टीच, तो मनीष शुड नॉट टीच द क्लास। इतनी आसानी से आप नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए, अब मुझे आपकी मदद चाहिए, चाहिए वाले वाक्य आप कॉन्सेप्ट चाहिए वाला रखिए कॉन्सेप्शन, और फिर आगे क्या लिखा? चाहिए की मदद। तो मदद एक क्रिया नहीं है, तो अब हमें वांट या नीड से वाक्य बनाना है। मुझे यानी आई हो गया, वांट लगा लीजिए, आई वांट योर हेल्प, आई वांट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। और हमें सभी की मदद करना चाहिए। अब हमें सभी की मदद करना चाहिए, चाहिए के पहले क्या आ गया? मदद करना, क्रिया आ गई, शुड से वाक्य बनेगा। हमें को हम क्या लिख देंगे? वी, ठीक है। फिर क्या लगा देंगे? शुड, और शुड के बाद क्या लगा देंगे? हेल्प। और यहाँ पर एवरीबडी या ऑल शब्द का प्रयोग कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा वी शुड हेल्प ऑल, या एवरीबडी भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहिए वाले वाक्यों का पॉजिटिव और नेगेटिव बना लेते हैं। इस मेथड को आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं अच्छे से, तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक, वांट और शुड का यूज करके, ठीक, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, जितने आप बनाना चाहें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस तो यू कैन लर्न वेरी इजीली। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करिए। तो आपने सीख ली मेरी मेथड, ये है मेथड, इसे कहते हैं चाहिए वाली मेथड। अपने दिमाग में वो बना लो कॉन्सेप्शन की, कौन सी मेथड है? चाहिए वाली। अब बात आती है हमारे भाई बहनों की, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। अगर आप थोड़ा सा सोचें और विचार करें तो कुछ नहीं हो रहा है। जब चाहिए के पहले क्रिया आती है तो यहाँ क्या बताई जाती है? एडवाइस, है ना, यानी शुड के साथ जो है वो वर्ब क्या बताती है? एडवाइस। और यदि क्रिया नहीं आती है
तो वहां पर डिमांड या नीड को बताया जाता है। डिमांड या नीड यानी आवश्यकता को बताया जाता है। इतनी सी बात है। अगर आप ये हिंट नहीं भी दिमाग में लाना चाहते तो जब जब आप एडवाइस देंगे तो शुड का यूज करेंगे। अब मैं आपको एडवाइस देता हूँ, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गो फॉर वॉक, यू शुड एक्सरसाइज, यू शुड रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर एंड यू शुड यूज मोबाइल वेरी लेस। मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल पर आज मोबाइल पर मुझे याद आया तो मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। देखिए, आपको मालूम होगा कि जो फेसबुक है वो मार्क जुकरबर्ग ने इजाद की है, बनाई है, और जो व्हाट्सएप है वो बनाया है, ठीक है, किम जॉन ने। ठीक है, तो इसको मैंने एक लाइन में ऐसे याद करने के लिए दिया कि जुकरबर्ग ने मार्क किया, तो अब आप उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा, जुकरबर्ग ने मार्क किया, ठीक, और कॉम ने ले ली जान। जॉन कॉम है व्हाट्सएप के निर्माता, कॉम ने ले ली जान, और जान और कॉम उल्टा कर दो तो जॉन कॉम हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को इजाद किया था। हमने ये पढ़ लिया है, अब इसको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो अब इस वाक्य को इंग्लिश में बोलना तो कौन सी मेथड में जाएंगे, सेकेंड फॉर्म में। फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने बनाया, तो मार्क जुकरबर्ग ने वाली मात्रा आपको याद हो, मेरा पहला वीडियो देखा, मार्क जुकरबर्ग मेड फेसबुक एंड किम जॉन, ठीक है, मेड व्हाट्सएप। और हमें फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए, चलाना के लिए यूज करना। तो वी शुड नॉट यूज फेसबुक एंड व्हाट्सएप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शुड का यूज करके चाहिए वाले वाक्य बना लेते हैं। ठीक, अब हम आपको बारी बारी से बताने जा रहे हैं कि हमें शुड कब लगाना है, मस्ट कब लगाना है और ऑट टू कब लगाना है। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं शुड, मस्ट, ऑट टू के मॉडल्स के यूज और उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे जो मॉडल है शुड, मस्ट और ऑट टू, उनके प्रयोग जानने के लिए। शुड, मस्ट, ऑट टू मॉडल है, ये हम जानते हैं। मॉडल की क्या विशेषता होती है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। मॉडल की विशेषता होती है कि यह टेंस और सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से नहीं बदलते हैं, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल संख्या में 13 होते हैं और इनकी एक बहन होती है जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के सेकंड, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनकी कोई भी बहन नहीं है। ठीक, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ आता है। शुड, मस्ट, ऑट टू, ये तीनों जो है एडवाइस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, शुड का, मस्ट का, ऑट टू का प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है, सलाह के लिए किया जाता है, सुझाव के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ADVICE लिखा है, यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए। अंग्रेजी का जो वर्ड है ADVISE और ADVICE, ठीक है, तो ये जो है जिसमें S लगा है वो वर्ब है, जिसमें C लगा है वो नाउन है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है सलाह, तो आप ये मत समझे कि स्पेलिंग गलत है, इसको भी सीख लें। जब हमें वाक्य बनाना होता है सलाह देने के लिए तो हम इसका प्रयोग करते हैं, और जब हमें ऑब्जेक्ट पर लिखना होता है सलाह तो हम ADVICE लिखते हैं। ऐसा ही एक वर्ड और है, वो आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इसमें, प्रैक्टिस है ना, PRACTICE, ये प्रैक्टिस जो है ये नाउन है, और अगर PRACTISE लिख दें तो ये वर्ब है। क्लियर? ये स्पेलिंग गलत नहीं है, इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अलग है। शुड, मस्ट, ऑट टू तीनों का प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है। सुझाव जब भी देंगे तो हम एडवाइस के लिए इन तीनों का प्रयोग करेंगे। अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम हिंदी का एक शब्द यूज करते हैं और वो है चाहिए। ठीक है,
जिसे हम राय भी कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी राय देने वाले हमारे आसपास हमेशा ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सहायता करने वाले लोग कम होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं एडवाइस और राय के लिए तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब कब कैसे करना है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे, तीनों सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है मुझे पढ़ना चाहिए, एक एडवाइस है मेरे लिए खुद को। मनीष को वीडियो जरूर बनाना चाहिए, सलाह दे रहा हूँ कि मनीष को वीडियो जरूर बनाना चाहिए और हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो आप 3 तरह के चाहिए पर खत्म होने वाले वाक्य देख रहे हैं, जिनके आगे क्रिया भी लगी है। यहाँ पढ़ाना चाहिए, यहाँ बनाना चाहिए और यहाँ सेवा करना चाहिए। यानी हमारा वाक्य शुड से बनेगा या मस्ट से बनेगा या ought to से। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ हम क्या व्यक्त कर रहे हैं। शुड का प्रयोग जनरल एडवाइस के लिए होता है, एडवाइस का तो प्रयोग तीनों के लिए होता है। अगर एडवाइस जनरल है, सामान्य है, तो हम क्या लगाएंगे, शुड। यहाँ देखिए मुझे पढ़ना चाहिए, वैसे तो ये ऑब्लिगेशन है, अनिवार्यता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी लिख रहे हैं इसके लिए शुड से। आई शुड स्टडी, ये हमने बना दिया वाक्य, आई शुड स्टडी। पढ़ना को स्टडी कहते हैं, पढ़ाना को टीच कहते हैं। तो मुझे पढ़ना चाहिए, हमारा ट्रांसलेशन हो गया आई शुड स्टडी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मनीष को वीडियो जरूर बनाना चाहिए। इस शब्द पर विचार करना, जब जब हिंदी के वाक्यों में जरूर मिले और अंत उसका चाहिए पर हो तो आपको आंख बंद करके मस्ट, ठीक है, इसको यूज कर देना है। यहाँ लिखा है मनीष को वीडियो जरूर बनाना चाहिए। अब अगर जरूर लिखा है तो मनीष के लिए क्या है, ऑब्लिगेटरी है, और हम यहाँ पर ऑब्लिगेशन बता रहे हैं। तो ऑब्लिगेशन के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। एडवाइस जनरल होगी तो हम शुड का प्रयोग करेंगे, यदि ऑब्लिगेटरी है तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और सीधी बात, हिंदी में जरूर शब्द को ध्यान रखिए। अब मैं इसकी अंग्रेजी करूंगा तो क्या लिख दूंगा, करता क्या, किसे बनाना चाहिए वीडियो, मनीष को, ये आ गया करता। अब हमने क्या लगा दिया, मस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा मेक, या शूट भी हो सकता है, मनीष मस्ट मेक अ वीडियो, मनीष को एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये हमने क्या का प्रयोग कर दिया है, मस्ट का प्रयोग कर दिया है। अब चलते हैं हम तीसरे वाक्य पर। तीसरे वाक्य में लिखा है हमें देश की सेवा करनी चाहिए। यह वाक्य एक नैतिक कर्तव्य को बता रहा है, और जितने हिंदी के वाक्य चाहिए पर खत्म हो और अगर उनसे हम नैतिकता का बोध करा रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वहां पर शुड नहीं, वहां पर ought to नहीं, वहां पर शुड नहीं, वहां पर मस्ट नहीं, हमें ought to का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी जब जब हम मॉरल ड्यूटी को बताएंगे, नैतिक कर्तव्य को बताएंगे, तो हम उन वाक्यों में शुड और मस्ट ना लगाकर हम उस एडवाइस को हमेशा ought to से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो करता क्या है, करता निकालने के लिए क्या लगाते हैं, पर किसे। चाहिए पर कोई भी वाक्य खत्म हो और आपको उसका कर्ता निकालना हो तो पीछे पूछा करो किसे, तो आपको कर्ता मिल जाएगा, है ना। तो किसे चाहिए सेवा करना चाहिए किसे, हमें, और हमें के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे वी, क्लियर। और ये हमने लिख दिया वी। अब वी के बाद हम शुड लगाएं कि मस्ट लगाएं कि ought to लगाएं, तो यहाँ हमें किस चीज का बोध हो रहा है, हम इससे क्या बता रहे हैं, यहाँ मॉरल ड्यूटी का हमें बोध हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे ought to, वी ought to। अब सेवा करना भी इंग्लिश में कहते हैं सर्व, है ना, और सर्व द नेशन यानी राष्ट्र, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जब जब हम सलाह देंगे तो हम 3 लोगों से बात करेंगे, शुड से, मस्ट से और ought to से। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ। आपको कहना है ओ माई गॉड, क्या कहना है, ओ माई गॉड, OMG आपने देखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म भी है, व्हाट्सएप में भी चलता है, चैट में भी, ओ माई गॉड। तो ओ माई गॉड अगर आपने लिख लिया तो आप समझ गए कि शुड मस्ट कहाँ आते हैं। देखो यहाँ पर ऑब्लिगेशन, ओ फॉर ऑब्लिगेशन, क्लियर है, और एम फॉर क्या हो गया, मॉरल ड्यूटी, और जी फॉर क्या हो गया, जनरल। लो, तो ओ माई गॉड लिखा, यानी ऑब्लिगेशन,
मॉरल ड्यूटी और जनरल एडवाइस के लिए। अब हम काय का प्रयोग करते हैं? ऑब्लिगेशन के लिए काय का करते हैं? ऑब्लिगेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। और मॉरल ड्यूटी के लिए किसका करते हैं? ऑट टू का। क्लियर है? और जनरल के लिए किसका करते हैं? शुड का। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, ये हो गया ओ माई गॉड। तो ओ मतलब ऑब्लिगेशन यानी अनिवार्यता, एम मतलब मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, और जी मतलब जनरल यानी सामान्य सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्लिगेशन के सामने मस्ट लिख दो, मॉरल ड्यूटी के सामने ऑट टू लिख दो, और शुड जनरल के सामने शुड लिख दो। सो lastly I would like to say that whenever we want to express the general advice, so we have to use should. Whenever we want to show the obligation, then we use must for advice in advice form, and whenever we show the moral duty, so we use ought to. I am giving you multiple examples to practice. अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कहा, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, है ना। जब राष्ट्रगान होता है, ठीक है, तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारे देश को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा करके। तो हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। आराम से लिखिए, आप क्या लिखेंगे? वी। अब आप रोकेंगे, क्या शुड लगना है, क्या हमें मस्ट लगाना है, या फिर हमें ऑट टू लगाना है। तो अब देखिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक नैतिक कर्तव्य है। तो हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? हम इसको लिखने के लिए अब प्रयोग करेंगे ought to का, और वो वाक्य आराम से बना देंगे। ठीक है, कैसे बना देंगे? देखिए, ये लिख देंगे हमें यानी वी, ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे? ought to, वी ought to, ठीक, रिस्पेक्ट यानी ठीक सम्मान करना चाहिए, ठीक, और यानी हम अपने। अब राष्ट्रगान को कहते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कहलाता है हमारा राष्ट्रगान, और राष्ट्रगीत को हम कहते हैं नेशनल सॉन्ग। ध्यान रखना। अब मैंने कहा कि तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए, जरूर और चाहिए, तो जरूर प्लस चाहिए इक्वल टू, ये गणित याद रखो, जरूर प्लस चाहिए इक्वल टू मस्ट। तो तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, ठीक। तो अब हमने लिख दिया यू, और फिर क्या लगा दिया हमने? यहाँ पर हमने लगा दिया मस्ट। यू मस्ट, और सीखने को कहते हैं लर्न। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। लो, ये हमारा मस्ट का प्रयोग हो गया, ये हमारा ought to का प्रयोग हो गया। अब आता है शुड। अब मैंने कहा तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, तो यू के बाद शुड, और शुड के बाद सिट लगा दो, यू शुड सिट। तुम्हें समय पर आना चाहिए, अब तुम्हें समय पर आना चाहिए, अगर ये अनिवार्य है तो फिर आप मस्ट से बोल दीजिए, और सामान्य है तो फिर आप शुड से बोल दीजिए, यू मस्ट कम ऑन द टाइम, या यू शुड कम ऑन द टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मस्ट और शुड और ought to तीनों को ओ माई गॉड से ध्यान से हैंडल करना है। जैसे हमें टैक्स भरना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य इंडियन होते हुए हमें टैक्स भरना चाहिए, तो वी ought to pay the taxes, we ought to serve our parents, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारे लिए नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से नैतिक कर्तव्य के लिए ought to का प्रयोग, और अनिवार्यता यानी ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का प्रयोग, तथा जनरल एडवाइस के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। इन तीनों मॉडल के ये यूज हो गए। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में, यदि आपने देख रहे हैं वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में एक मॉरल ड्यूटी, एक अनिवार्यता यानी जरूर और चाहिए, और एक सामान्य सलाह शुड से वाक्य बनाकर पोस्ट करिए। ठीक है, हम चलते हैं अब इस वीडियो के बाद हम आपको ले चलते हैं अगले मॉडल्स पर। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल्स यूज टू, नीड एंड डेयर। लेट्स डिस्कस द अदर मॉडल्स दैट आर यूज टू, नीड एंड डेयर। यूज्ड टू का प्रयोग हम सबसे पहले देखेंगे, फिर नीड का, फिर डेयर का। यूज्ड टू जो है यह एक मॉडल है, ये जानते हैं। इसका प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन बताने के लिए किया जाता है। द यूज ऑफ यूज्ड टू इज
to show the past habit or situation. Whenever we want to show the past habit or situation, then you have to use used to. Okay, so कैसे करते हैं? जैसे मनीष यूज्ड टू प्ले लूडो बिफोर मैरिज। मनीष शादी के पहले लूडो खेला करता था। देखो करता था, अगर करता था शब्द हम ऐड कर देते हैं हिंदी में तो पास्ट हैबिट को ही बताने लगते हैं, पास्ट हैबिट को या सिचुएशन को शो करने लगते हैं। तो करता था, करती थी और करते थे जैसे हिंदी सेंटेंसेस आप किससे हैंडल करेंगे? आप यूज्ड टू से हैंडल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह पास्ट हैबिट और सिचुएशन को बताता है। मनीष शादी के पहले लूडो खेला करता था, यानी अब मनीष लूडो नहीं खेलता। ठीक है, मैं नहीं खेलता लूडो, पहले खेला करता था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा खेला करता था। ठीक है, मेरा प्रिय गेम था लूडो। अब देखिए, जैसे मैं जब गांव में था तो मैं तैरा करता था, अब शहर आ गया तो मैं नहीं तैरा करता। यानी जो हैबिट है वो डिसकंटिन्यूड हो गई। और अगर डिसकंटिन्यूड होती है कोई हैबिट तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं पास्ट की हैबिट को। जैसे मैंने कहा कि आई यूज्ड टू स्विम, I used to swim in the river. मैं नदी में तैरा करता था। ठीक है, कब? When I was in bliss. ये लिख देंगे कि when I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था तो नदी में तैरा करता था, अब नहीं तैरा करता। तो ये क्या हो गई? यूज्ड टू से पास्ट हैबिट हो गई। इसकी हिंदी क्या हो गई कि मैं तैरा करता था। ठीक है, कहाँ पर? नदी में, जब मैं गांव में रहता था। अब शहर आ गया हूँ, अब नहीं तैरा करता, यानी वो मेरी जो हैबिट है वो डिसकंटिन्यूड हो गई। और डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है यूज्ड टू के समान हम वुड का भी यूज कर सकते हैं पास्ट हैबिट और सिचुएशन को बताने के लिए। हम यहाँ वुड मॉडल नहीं पढ़ रहे, वुड मॉडल तो अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम पास्ट हैबिट को वुड से भी बता सकते हैं। लेकिन वुड से हम डिसकंटिन्यूड हैबिट को नहीं बता सकते, जैसे हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, हम कंटिन्यूड हैबिट, जैसे मैं पान खाया करता था और अब मैं जो है सुपारी खाता हूँ, पान नहीं खाता। मतलब एक हैबिट जो है ब्रेक हो गई, डिसकंटिन्यूड हो गई, दूसरी है बरकरार है, मतलब खाने की, पान खाने की, सुपारी खाने की आदत है। तो आई यूज टू टेक बीटर, आई यूज टू टेक बीटर, बट नाउ आई टेक बीटर नट। और अब मैं क्या खाता हूँ? मैं सुपारी खाता हूँ। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे? यूज टू। लेकिन अगर हम डिसकंटिन्यूशन नहीं बता रहे तो फिर हम वुड का यूज करेंगे, जैसे आई वुड। आई वुड वॉक in the morning. I would walk in the morning. I would walk in the morning का मतलब हो गया कि मैं सुबह घूमने जाया करता था और अभी भी कंटिन्यू है और जाता हूँ। तो ये वुड से हम यहाँ पर, ठीक है, वो हैबिट बता रहे हैं पास्ट की जिसका अभी भी कंटिन्यूशन चालू है। लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यूड हो गई है तो हमें यूज टू से बताना है। वुड का और यूज टू दोनों का प्रयोग करता था, करती थी के लिए होता है, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन आप यूजेस टू और यूज्ड टू या यूजिंग टू नहीं लगाइएगा, ये मॉडल है, ये कोई वर्ब नहीं है। अब एक चीज और सीख लीजिए यूज टू के संबंध में। एक हम आपके सामने सेंटेंस लिखते हैं जो 12th में पूछा गया था ही इज यूज्ड टू और खालिस्तान दिया गया था, ठीक, क्रिकेट, और वाक्य में भरने के लिए दिया गया था प्ले और प्लेइंग। तो यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट्स ने यूज टू के बाद तुरंत प्ले को सिलेक्ट कर लिया था, जबकि सही आंसर क्या है? प्लेइंग। ये प्ले नहीं आएगा। अब आपका कहना ये होगा कि सर ये यूज टू आ रहा है और यूज टू तो एक मॉडल है और आपने ही तो सिखाया है कि मॉडल के बाद हम काय का प्रयोग करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। बिल्कुल सही, इससे आप बिल्कुल मत हटिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूज टू मॉडल नहीं है, यहाँ ही यूज्ड टू एक एडजेक्टिव है
और एडजेक्टिव की तरह जब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो हम किसी अभ्यस्त होने वाले कार्य को बताते हैं। अभ्यस्त होना मतलब मैं इस कार्य में क्या हूं, अभ्यस्त हूं। अभ्यस्त होना यानी अभ्यस्त होने को हम कहते हैं बी अकस्टोमेड। बी अकस्टोमेड मतलब होता है किसी चीज में अभ्यस्त होना। तो जब हम अभ्यस्त होने को बताते हैं तब हम यहाँ पर यूज टू को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और इसके बाद हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखी गई बात है क्या कि ही इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलता है, यानी क्रिकेट खेलने में वह अभ्यस्त है, या उसे क्रिकेट खेलने की ऐसी लत नहीं कह सकते क्रिकेट खेलने की, उसे क्रिकेट खेलने की इतनी मतलब शौक है कि दिन भर ही क्रिकेट खेलता है। तो इस प्रकार से हम जब यूज्ड टू डू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो फिर हमें वहां पर यूज्ड टू के बाद आईएनजी लगाना पड़ती है। इस अर्थ में यह अभ्यस्त होने के सेंस को बताता है। जैसे मैंने कहा मनीष इज यूज्ड टू मेकिंग द वीडियोस, यानी मनीष को, ठीक है क्या, मनीष वीडियो बनाता है, मतलब मनीष को वीडियो बनाने में क्या हो गई, अभ्यस्त हो गया है और वो ज्यादातर वही काम करता है। तो इस प्रकार से आप यूज्ड टू का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यूज्ड टू के प्रयोग में आपको दो चीजें याद रखनी है बस, पास्ट हैबिट और सिचुएशन को बताता है। यदि डिसकंटिन्यूड हैबिट है तो वो यूज्ड टू से लिखी जाएगी, अगर कंटिन्यूड है तो फिर वो वुड से लिखी जाएगी, और वुड का भी वही अर्थ है, करता था, करती थी, करते थे, जो यूज्ड टू का होता है। यूज्ड टू के संबंध में बस आपको इतना जानना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अगला मॉडल नीड और डेयर। चलिए अब हम चलते हैं अगले मॉडल नीड की तरफ। नीड का हिंदी मायने आवश्यकता होना या जरूरत होना या जरूरत पड़ना होता है। नीड एक बाय फंक्शनल वर्ड है, यानी यह दो तरीके से इंग्लिश में कार्य करता है। यह एक मॉडल तो है ही, मॉडल हम पढ़ ही रहे हैं, और यह एक मेन वर्ब की तरह भी कार्य करता है। जब हम इसे मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम फिर इसको स्ट्रक्चर बेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे मेरा सेंटेंस है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है या आवश्यकता है। अब मैंने इस वाक्य को लिखा तो मुझे पानी की ज़रूरत है, मैंने लिखा आई और फिर लिखा नीड, आई नीड वाटर। ये देखिए यहाँ पर जो नीड है ये सब्जेक्ट की तुरंत बाद आया है, तो यह क्या है, एक मेन वर्ब है। अगर मॉडल होता तो मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर चाहिए, लेकिन इस अर्थ में ये क्या है, मेन वर्ब है। आई नीड वाटर यानी मुझे पानी की ज़रूरत है या मुझे पानी की आवश्यकता है। अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो हमें मालूम है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की नेगेटिव हमने सीखा था वीडियो में, डू नॉट, डज नॉट से बनते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया आई डू नॉट नीड वाटर। तो देखिए हमने आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करके अब हमने यहाँ पर नीड का नेगेटिव बना दिया। अब भी ये क्या है, मेन वर्ब है, अभी भी मॉडल नहीं है। अब इसी वाक्य को, ठीक, अब हम मॉडल की तरह देखें अब नीड का प्रयोग तो कैसे देखेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कहा तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस है तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यह एक नेगेटिव वाक्य है। नीड का प्रयोग ज़्यादातर मॉडल के रूप में नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा मिलेगा आपको, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी मिलेगा लेकिन आपको ज़्यादातर नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसका अंग्रेजी करना है तो हम एक बार मेन वर्ब की तरह और एक बार मॉडल की तरह दोनों तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं मेन वर्ब की तरह। ठीक, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है तो यू नीड, और सॉरी यू नेगेटिव कैसे बनेगा, डू नॉट से, यू डू नॉट नीड टू स्पीक। इस अर्थ में यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, यू डू नॉट नीड टू स्पीक मच। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस बन गया।
अब हमें यहाँ पर नीड किस रूप में, मॉडल के रूप में, सॉरी मेन वर्ब के रूप में, इसी वाक्य को हम अथवा करके अब मॉडल से बनाते हैं और मॉडल में क्या लिखेंगे, यू। अब देखिए ये नीड नॉट जो है ये एक मॉडल की तरह काम करेगा, ठीक है, ये मॉडल है, उसके बाद नेगेटिव लगा दिया और नीड नॉट के बाद अब डायरेक्ट वर्ब जुड़ेगी लेकिन बिना टू के, ठीक, बिना टू के मतलब इन्फिनेटिव के रूप में नहीं जुड़ेगी, यू नीड नॉट स्पीक मच। अब दोनों वाक्यों के अंतर को आप देखिए, एक वाक्य में डू नॉट लगा है नेगेटिव के लिए और एक वाक्य में डायरेक्ट नीड नॉट लगा है। तो ये जो नीड नॉट है इसके तुरंत बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू के लगा है, ये क्या है, एक मॉडल है। अगर नीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू से जोड़कर लगा है तो आप इधर से मतलब जानने के लिए कंपटीशन एग्जाम में जज करने के लिए कभी कभी आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, मेन वर्ब है, टू के साथ आए तो मेन वर्ब है, टू के साथ नहीं आए तो मेन वर्ब नहीं है। यहाँ डू नॉट लगा है तो ये भी सूचक है कि ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ नीड के बाद नॉट लगा है तो ये सूचक है काय का, ये हमारा सूचक है कि ये मॉडल है। तो इस तरीके से जो नीड है वो दो तरीके से काम करता है। अब स्पोकन इंग्लिश में, तो स्पोकन इंग्लिश में जैसे मैंने कहा तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव मैंने बनाया, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम दो तरीके से बोल सकते हैं, यू डोंट नीड टू कम हियर, और अगर मॉडल से बोलना है तो यू नीड नॉट कम हियर। डायरेक्ट मॉडल से नेगेटिव इसलिए बना दे क्योंकि कौन इस चक्कर में पड़े कि डू नॉट आ रहा है कि डज नॉट आ रहा है, जैसे उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट लिखा ही नीड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनीथिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ही के बाद नीड नॉट लगा है और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इस वाक्य को चाहे कि मेन वर्ब से लिखना है तो हम क्या करेंगे, ही डज नॉट, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे डज नॉट से और ये लगाएंगे नीड और टू के साथ वर्ब जोड़ेंगे इस तरीके से, और अब हमारा इंप्रेशन क्या बनेगा, ही डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम नीड का यूज दो तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट में करते हैं। अब जैसे मैंने कहा तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तो यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी अगर मैंने बोला तो यू नीड के बाद टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। यू नीड टू स्टडी, देखिए हमने लिखा यू नीड टू स्टडी। हाँ, आपको बता दें कि आज मैं स्कूल पैनल बोर्ड पर, स्मार्ट पैनल पर बनाता हूँ वीडियो, लेकिन आज मैं अपने घर पर हूँ और घर पर ये आज चौक से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। चौक से पढ़ाने का अलग ही आनंद है, ठीक है, और डिजिटल मोड में पढ़ाने का, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का, प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाने का वो अलग तरीका, मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। और जल्द ही मैं आपके ऐसे ही ऑनलाइन क्लास लूँगा, जैसे आपको लगेगा कि हम क्लास में ही बैठे। शायद आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो मुझे सूचित जरूर करिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे कुछ नया करने की और उम्मीदें जाग जाती हैं, ठीक है। तो यू नीड टू स्टडी, देखिए क्या लिखा, यू नीड टू स्टडी, ये क्या है, मेन वर्ब है, और हमने कहा यू नीड स्टडी, यू नीड स्टडी। तो अब ये क्या है, ये एक मॉडल है, क्योंकि देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, ये मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू के जुड़ता है मॉडल के साथ। तो ये इस प्रकार से हम दोनों में भेद लगा सकते हैं कि ये कहाँ मॉडल है और कहाँ मेन वर्ब है। इतनी जरूरत के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। नीड का प्रयोग हम दिन भर में बहुत करते, कहते तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू इंटरफियर। बीच में बोलना कहलाता है बीच में बोलना कहलाता है इंटरप्ट। ध्यान देना, यदि काम में बाधा डाल रहे हैं दो लोगों के बीच में तो वो इंटरफियर है। तो काम में बाधा डालना इंटरफियर और बात में बाधा डालना इंटरप्ट कहलाता है। यू नीड नॉट टू इंटरप्ट, यानी तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो सही है। क्लियर है? तो आप जरूरत है और आवश्यकता है कि सेंटेंसेस नीड से बनाते रहिए, नेगेटिव भी बनाइए, पॉजिटिव भी बनाइए, मॉडल का यूज करके भी बना सकते हैं नीड को, या मेन वर्ब के साथ भी बना सकते हैं। बस इतना आपको नीड के बारे में ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा मॉडल है डेयर। अब समझते हैं मॉडल डेयर को। जैसा नीड था
वैसा ही डेयर होता है। यह भी दो तरीके से कार्य करता है। इट फंक्शंस इन टू मैनर, दो तरीके से कार्य करता है। मैन वर्ब की तरह भी करता है और मॉडल की तरह भी करता है। ध्यान दीजिए, इन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश यू हैव टू नोटिस ऑन दैट थिंग कि वो मैन वर्ब है कि वो मॉडल है, ये पूछने ज़्यादा आता है। मैन वर्ब और मॉडल की तरह डेयर का अर्थ हिंदी का एक ही होता है, साहस होना, हिम्मत होना, इसी को ताकत होना कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बी courageous enough to do something, है ना। कुछ करने की क्या होना, करेज होना, करेजियस होना मतलब साहसी होना कुछ करने के लिए। या इसका ये पर्यायवाची शब्द है इम्प्रूडेंस। करेज तो आप जानते हैं। तो साहस होना या हिम्मत होने का अर्थ देता है डेयर, लेकिन कितने तरीके से, दो तरीके से, मैन वर्ब की तरह और मॉडल की तरह। हम दोनों तरीके को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैन वर्ब की तरह। जैसे मुझ में अब चलने की हिम्मत नहीं है, नेगेटिव बना रहा हूँ। या मुझ में ठीक पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत है, या मैं पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, या मैं पहाड़ पर चढ़ने का साहस रखता हूँ। अब मैं बनाऊंगा आई डेयर, ठीक, और मैंने अब लगाने के लिए यूज किया टू, आई डेयर टू क्लाइंब, ठीक, ऑन द हिल। ठीक है, मैं साहस करता हूँ चढ़ने का, काय पर, पहाड़ पर। ये देखिए डेयर के बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, यानी यहाँ पर डेयर क्या है, मैन वर्ब। आई डेयर, और डेयर के बाद मैंने डायरेक्ट लगा दिया मैन वर्ब को, तो ये क्या हो गया, आई डेयर क्लाइंब ऑन द हिल। ये देखिए, ये क्लाइंब आया, बिना टू का आया, ये डेयर क्या है, मॉडल। ठीक है, अब मुझे इन दोनों बातों को क्या लिखना है, नेगेटिव में लिखना है। नेगेटिव में लिखना है कि मुझ में पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है भैया, ठीक है, मुझ में पहाड़ पर चढ़ने का साहस नहीं है। तो अब मैं इसको दोनों तरीके के नेगेटिव बना रहा हूँ। इनको नेगेटिव करने के लिए इस वाक्य का नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम, डू नॉट से। क्यों, क्योंकि डेयर वहाँ मैन वर्ब है। आई डू नॉट डेयर टू क्लाइंब, ठीक, कहाँ, ऑन द हिल, यानी मुझ में पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है। और अगर मैं मॉडल की तरह बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा आई डेयर नॉट क्लाइंब, ठीक, ऑन द हिल। इस प्रकार से मैं मॉडल और ठीक मैन वर्ब की तरह दोनों तरह से डेयर को प्रयोग कर पाऊंगा और वाक्य बना पाऊंगा। किस अर्थ के लिए, साहस या हिम्मत होना के अर्थ के लिए। इंग्लिश में कहते हैं बी करेजियस, ठीक, इनफ टू डू समथिंग या टू हैव इम्पिडेंस, यानी करेज होना या साहस होना। जैसे अब मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा कि उनकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, तो अब मैं दो तरीके से बनाऊंगा, दे डेयर नॉट, मॉडल की तरह क्या लिखूंगा, दे डेयर नॉट टॉक टू मी, डायरेक्ट जोड़ दूंगा टॉक, है ना, उनकी हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की। और अगर मैं मैन वर्ब लगाना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे डोंट डेयर, और फिर यहाँ पर टू लगाकर टॉक को जोड़ेंगे, टू टॉक टू मी। ठीक, सबसे अच्छा ध्यान रखिए, डेयर और नीड के बाद यदि वर्ब टू से जुड़ी है तो वह एक मैन वर्ब है, और यदि नहीं जुड़ी है टू के साथ तो वो एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, आई डोंट डेयर टू स्पीक, आई डोंट डेयर टू स्पीक, ये मैन वर्ब हो गई। आई डेयर नॉट स्पीक, ये मॉडल हो गया, और हमने अपने वाक्यों को बना दिया। तो जितने भी वाक्य साहस करना और हिम्मत होना वाले हों उन्हें आप डेयर को सौंप दीजिए। जितने वाक्य जरूरत होना और आवश्यकता होना वाले हों उनको किसको सौंप दीजिए, नीड को। और इस तरह से आप नीड के प्रयोगों से आप अवगत हो गए, इन्हें आप लिख लीजिएगा। ठीक, राइट ऑल दीज यूजेस इन योर रजिस्टर एंड whenever you use need or dare, so you have to be very aware,
कि हम किस फॉर्म में देयर का और नीड का यूज़ कर रहे हैं, मैन वर्ब के रूप में कर रहे हैं, मॉडल के रूप में कर रहे हैं, और आप नीड और डेयर का यूज़ कर दीजिए। ठीक है, अब एक मॉडल और बचा है, वो जल्दी से हम आपको बता दें, वुड, और हम फिर बात करेंगे आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के और भी स्ट्रक्चर्स के जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, वुड एक मॉडल है, यह विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, और इसका प्रयोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमें डायरेक्ट में विल मिलता है तो हम उसको वुड में बदल देते हैं। वुड का एक यूज ये है इंग्लिश में। ठीक है, यानी नरेशन में हम इसका यूज करते हैं, नरेशन में यूज किया जाता है, काय का, वुड का यूज किया जाता है। नंबर 2, वुड का यूज अभी हमने पढ़ा था पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी किया जाता है। आप ओल्डन इंग्लिश में देखेंगे किताबों में, तो जहाँ वुड लिखा हो तो वो करता था, करती थी को बताएगा, लेकिन एक ऐसी हैबिट जो कंटिन्यू फॉर्म में चलती रहे, हैबिट तो थी लेकिन अभी वो एकदम डिसकंटिन्यू नहीं हुई, उसकी जगह कुछ दूसरा नहीं हुआ है, वो चल रही है और कभी कभार चल जाती है, तो आप वुड का यूज करेंगे। जैसे आई वुड टेक समोसा, तो मैं समोसा खाया करता था, अब वो बंद नहीं किया है, कभी कभी आ जाता खा लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँगा आई यूज टू टेक समोसा, मतलब मैं समोसा खाया करता था, अब बट नाउ आई टेक, ठीक है, आलू बंडा, और मैं अब आलू बंडा खाता हूँ। अब आलू बंडा को इंग्लिश में कहते हैं ये मत पूछना, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड है। ठीक है, इसलिए इनको आलू बंडा समोसा ही कहा जाता है। नहीं तो आप जानो कि आलू को कहते हैं पोटैटो, समोसा होता है त्रिभुजा, तो कह दिए ट्रायंगल पोटैटो। नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप पोटैटो सर्किल भी कह सकते हो। नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड है, बर्फी है, कलाकंद है, जलेबी है, ये सब। जलेबी को तो लोग कहते हैं राउंड राउंड स्टॉप, इतनी खतरनाक भाई भाषा के साथ उन्होंने उपहास कर दिया। ऐसे बनती ना राउंड राउंड स्टॉप, तो कहते जलेबी को भैया राउंड राउंड स्टॉप कहते हैं। समोसे के लिए अभी जो शब्द है रिसॉल्व है, ठीक है, रिसॉल्व कहलाते हैं समोसे। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप समोसा खाइए, बहुत अच्छा है। अब वुड का प्रयोग और जान लीजिए लास्ट में। तीसरा यूज होता है वुड का, ठीक, एक फ्रेज होती है, आप हमेशा बोलते रहिए वुड यू लाइक, ठीक, वुड यू, आई वुड लाइक टू, सॉरी, आई वुड लाइक टू। इस फ्रेज को आप अपनी जबान पर बिल्कुल जो है रखे रहा करो, आई वुड लाइक टू। आप कहते रहना, आप पढ़ते वक्त, आप सोते वक्त कहते रहो, सोते वक्त नहीं कह सकते, लेकिन सोने जाओ तो फिर आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। क्यों? क्योंकि आपकी टंग टर्निंग सिस्टम डेवलप हो जाएगा। और आई वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं हम इच्छा को दर्शाने के लिए। जब हमें अपनी इच्छा बतानी हो तो हम तुरंत आई वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं, इसको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे आज कुछ कहना चाहूंगा, ये मेरी इच्छा है, आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल अ थिंग टू यू। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपको इस अवसर पर बुलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल यू, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन दिस ओकेजन। तो आई वुड लाइक टू कह करके हम कौन से वाक्य बना सकते हैं? हम उन वाक्यों को बना सकते हैं जिनसे हम डिजायर, विश या होप बताते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू कहते रहिएगा। जैसे मैं समोसा खाना चाहता हूँ, तो मैं समोसा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक समोसा, आई वॉन्ट टू टेक समोसा। और अगर मैं कहूँगा कि सभ्यता से बोलना है, थोड़ा अच्छा बोलना है, तो मैं कहूँगा मेरी इच्छा है, आई वुड लाइक टू टेक समोसा। ठीक है, तो जितनी भी इच्छा, जैसे मैं पानी पीना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर, तो मैं पानी पीना चाहता, ऐसा भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, लेकिन हम अच्छा कहने के लिए क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर। तो ये हमारे मॉडल्स हो गए। मैंने सेल और विल को नहीं पढ़ाया है, ना आपको सेल विल पढ़ना है। सेल का रिमूवल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हो गया है, अब अस्तित्व में केवल विल है। और WILL विल जो होता है उसके दो अर्थ होते हैं। विल का मतलब इच्छा भी होता है, विल का प्रयोग गागिगी के लिए भी होता है, और विल का प्रयोग अब उस हर अर्थ में होता है जब हम एक डेफिनेट फ्यूचर एक्शन बताते हैं। तो आपको विल सेल में से सेल को रिमूवल करके केवल और केवल अब विल से अपने सेंटेंसेस लिखना है। तो यहाँ पर हमारा मॉडल का सेक्टर खत्म हो गया है। हमारे अगले वीडियो में कल हम आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। कल से आपके वीडियोस जो आएंगे, ठीक है, वो होंगे स्पेशल स्ट्रक्चर्स के, जिसमें आप एक छोटी सी फ्रेज, अब ये फ्रेज क्या है, कैसे बनती है, उस फ्रेज का यूज करके कैसे चुटकियों में वाक्य बना लेंगे बिना टेंस की सहायता से। इंतजार करते रहिए कल के वीडियो का। और अगर आपको कोई परेशानी, कोई बात पूछना हो
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपन है चैनल पर भी और आपके पास भी होगा। आप फ़ोन उठाइए और सारी जिज्ञासाओं को खत्म कर लीजिए। नमस्कार और मिलते रहिएगा, सीखते रहिएगा इंग्लिश बहुत सरलता से। थैंक यू।